मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर दिल्ली के। यहाँ मेरे साथ हैं स्वामी हर्षानंद जी। स्वामी जी, जिस तरीके से यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है, हम देखेंगे क्या देखेंगे और जो सीए का जो चल रहा है। मैं स्वामी हर्षानंद, संस्थापक योग दर्शन परमार्थिक ट्रस्ट, बहुत लंबे समय से बच्चों में काम कर रहा हूँ। मेरा सपना है भारत की धरती पे एक स्वस्थ बालक को आकार देना। योग विषय का विद्यार्थी हूँ। भारत सरकार योग के नाम पर एक्सरसाइज को प्रमोट कर रही है। अगर हम योग का वैज्ञानिक विश्लेषण करें, जैसे ये हम श्वास लेते हैं, हमारा वोकल कॉर्ड रुकता है। संसार का कोई भी व्यक्ति किसी भी ज्ञान के बल पे श्वास लेते समय एक स्वर का उच्चारण नहीं कर सकता। प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है। अगर हम वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से योग को दुनिया के प्लेटफॉर्म पे ले जाएं, तो भारत की धरती से सारी दुनिया को खुशहाल बनाया जा सकता। हम देखेंगे, जो देखने वाली बात है वो ये देखना है कि भारतीय समाज में जो मौजूद वर्ण व्यवस्था है, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, ये मानव शरीर के भीतर की स्थिति है। इसको ठीक से समझने की जरूरत है। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे सब हमने बनाए। प्रकृति ने इस शरीर को देवालय के रूप में प्रकट किया। सारे जीव संसार में कोई रोता हुआ प्रकट नहीं होता, सिर्फ मनुष्य को छोड़ करके। तो मनुष्य को क्यों रुलाया प्रकृति ने? उसके पीछे कोई रहस्य होगा कि वो ऐसा काम कर सके कि सारी कायनात को गुलजार करके जब वो जाए तो हंसता हुआ जाए और उसको देख के लोग रोएं। तो ये भारत की धरती से महान संदेश जा सकता था। और एक अवसर था 1930 के बाद, डॉक्टर सीवी रमन ने दुनिया को रंगों की भाषा दी, है ना। 90 साल पहले, 90 सालों में हमने कुछ नहीं किया, खाया पिया भोगा और नष्ट होते जा रहे हैं। कोई वापस रमन नहीं आया। फिर हमें एक मौका दिया 2015 में, जब पहली बार दुनिया ने विश्व योग दिवस मनाया। हमें अवसर था, अगर हमारे पंत प्रधान भाई नरेंद्र जी ये कह देते योग इज 1 to 1, चमत्कार घटित हो जाता। कैसे? हम जितने लोग हैं इस संसार में, सब एक नई जनरेशन के रूप में आते हैं। कोई रिपीटेशन नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हजारों लोग एक साथ बैठ के एक साथ, चलो सांस लंबी खींचो, छोड़ो। ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज से शरीर थकता है और योग से शरीर ऊर्जावान बनता है। योग में 3 चीज़ों को जोड़ना होता है, शरीर को प्राण से, प्राण को विचार से, तो योग फलित होता है। ये जो बॉडी है, जो हमें देखना चाहिए, वो मत देखो आप बाहर की चीज़ें, समझिएगा आप। देखने की चीज़ ये है कि कैसे इसका कोटिंग किया उसने। अन्नमय शरीर, स्किन, फैट, हड्डी, शिराएं, उसमें रक्त बह रहा है। क्या कोटिंग है प्रकृति का, कितना अलौकिक। और 90 डिग्री पे मानव शरीर खड़ा है, 90 डिग्री पे पेड़ खड़ा है। इसकी पवित्रता को देख रहे हैं आप। हर पत्ती इसकी ऑक्सीजन की फैक्ट्री है। छाया, फल, औषधि, वृष्टि को आमंत्रण, सब कुछ दे रहा है। इसकी कोई मांग है? मेरा सवाल स्वामी जी ये है कि जिस तरीके से आपने शांति के प्रतीक की जो योग जो देता है, किस तरीके से वो जीवन जीने का एक माध्यम है और किस तरीके से ज़िंदगी को जो है जीना चाहिए, वो सारा संदेश और ये देता है योग। लेकिन जिस तरीके से मुल्क में, देश में हालात बने हैं और अभी जो सबने देखा, पूरे देश ने देखा, क्या हालात जो पैदा हुए हैं, जिस तरीके की गंदी राजनीति चल रही है और पूरे देश में, सही पूरी दुनिया में जो है सीए का जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके समर्थन में जो प्रोटेस्ट किया गया, उसके बाद जो नतीजे सामने आए वो सबके सामने है। इस पर आपका जो है क्या नज़रिया है? ये जो शांति की जो आप परिभाषा कर रहे हैं, उसको देख करके। आपका राजनीतिक प्रश्न है। राजनीति में शुचिता लाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। हमें अतीत से सीखना होगा। इतिहास मानव सभ्यता के लिए लिखा जाता है। आज़ादी का आंदोलन 1857 में शुरू हुआ, 90 साल वो आंदोलन चला। 1947 में आज़ादी आ गई। कैसी आज़ादी आई? क्या आप बोल सकते हो? आप वोट कर सकते हो। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में वो आज़ादी कैद हो गई। ये टारगेट का प्रश्न है। पहले की सरकारें क्या करती थी? जो मुस्लिम तबका, उसको टारगेट करती थी। वोट की राजनीति है ना यहाँ पे। अब ये 80% को टारगेट कर रही है। ये जो हेडगेवार था, जिसने आरएसएस बनाई थी 1925 में, वो कट्टर कांग्रेसी था। उस आंदोलन से निकला था और वो कहता था, मैं एक दिन इसको नेस्तनाबूद कर दूंगा। ये जो चिड़ियाएं बैठी कांग्रेस में, इस पूरे पेड़ को नेस्तनाबूद कर दूंगा। ये सपना उसने कब देखा?
1925 में। आकार कब लिया? 2014 में पहली बार आए वो। तो उनका एजेंडा तो साफ था, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। 2014 के बाद उनको मौका मिल गया है। अब वो 303 है। 1980 में जब ये इस्टेब्लिश हुई पार्टी, जब ये 77 में जब ये इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए और कई दलों का मुरब्बा बना था, उसके बाद फिर ये 80 में फिर चुनाव हुए। 80 के बाद ये सारा खेल इन्होंने शुरू किया और 303 तक पहुंच गए। अब देखिए, भारतीय प्रजातंत्र की सारी शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में कैद है। आप सारे देश में प्रोटेस्ट करते रहिए, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते उनका। लॉ ऑर्डर सारा उन्होंने चलाना है। आप देख रहे हैं मूल्य पटनायक कैसे हाथ बांध के खड़ा था दिल्ली में। दिल्ली पुलिस के सामने लोग खुलेआम बोल रहे थे, गोली मारो, फलाना करो, ढीमका करो। कोई बोल पाया? क्यों नहीं बोल पाया? उनके खिलाफ FIR करने में वो मेहता साहब बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये अभी नहीं हो सकती, माहौल ख़राब हो जाएगा। मतलब बताओ, जो माहौल ख़राब कर रहे हैं वो कानून से ऊपर है। भारतीय संविधान को पढ़ने के लिए मैं एक रेफरेंस बुक के बारे में कहना चाहता हूँ, और मीडिया के माध्यम से मैं देश के हर नागरिक से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप सच्चा लोकतंत्र भारत में लाना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं आने वाली नस्लें भारत में खूबसूरत प्रजातंत्र देखें, तो ये पुस्तक रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जरूर पढ़िए। कितनी बार इसको छलनी किया गया भारत की आत्मा को। 25 जून 1975 की रात, और फिर ये अभी जो CAA और NPR और NCR की बातें आप कर रहे हो, ये सारा खेल वोट की शक्ति का है भाई। वो बोल रहा है ना, मोटा भाई अमित भाई सदन में बोल रहा है ना, वो बाहर आके नरेंद्र भाई कुछ भी बोले रामलीला मैदान पे, रामलीला करे, लेकिन एक्चुअल तथ्य क्या माना जाता? मैं ये जो बोल रहा हूँ मीडिया में, हो सकता है मैं किसी प्रभाव में आके बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ हर चीज़ नोटिफाइड होती है। 2 चीज़ों पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। गजट नोटिफिकेशन का अटल जी ने पूछा था इंदिरा जी से, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कलर टीवी आप लॉन्च कर रही हैं, क्या इससे रोजगार पैदा होगा? तो इंदिरा ने कहा था, जी वाजपेयी साहब, यकीन मानिए मेरा, इससे रोजगार पैदा होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रोजगार पैदा हुआ कि नहीं हुआ? फिर संयोग देखिए आप, इंदिरा जी तो मर गई, उनका बेटा परिस्थितिवश विमान चलाने वाला, फिर उसको शासन चलाना पड़ा। उसके सामने फिर अटल जी प्रतिपक्ष नेता थे और उनका प्रश्न था, राजीव जी मैं पूछना चाहता हूं, ये कंप्यूटर अपने माउस में से रोटी निकालेगा? तो अब उन्होंने क्या कहा? राजीव जी ने गजट नोटिफाइड बात कह रहा हूं कि माननीय वाजपेयी जी, मेरे नाना जी, मेरी माता जी और मैं, हम सब आपकी इज्जत करते हैं। वो करते थे और मैं करता हूँ। मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, मैं अमेरिका में देख के आया हूँ, जो भी कंप्यूटर की भाषा पढ़ेगा, समझेगा, वो दुनिया में कहीं भूखा नहीं मरेगा। मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं और लोग समर्थन में भी उतर रहे हैं, उतरने के बाद में जो हुआ वो सबने देखा और लोग इसका पिछले कई महीनों से विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक आपकी राय में ये जानना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अभी बीजेपी के जो नेता हैं उन पर FIR दर्ज करने के लिए जज साहब ने कहा तो उनका रातों रात ये ट्रांसफ़र करा दिया गया, तो ये तो कहीं से लोगों को नहीं लग रहा कि संविधान के प्रति कुछ है, नज़रिया बना हुआ है, लेकिन जो भी है ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जंतर मंतर हो, शाहीन बाग हो, दिल्ली में तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो क्या CAA के खिलाफ प्रदर्शन करने के बावजूद सरकार पे कुछ अभी तक कोई इसका फ़र्क पड़ा है? क्योंकि जिस उम्मीद पे बैठी हुई थी सरकार, वो तो पूरा कर चुकी है। देखिए, अंततः सारी शक्ति आपके और हमारे वोट में छुपी हुई है। हम कितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका इतना प्रभाव पड़ेगा कि समाज के अंदर जागृति आएगी। आज अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डेमोक्रेसी के 3 पिलर हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। इनमें सबसे पावरफुल पिलर कार्यपालिका, जिससे वोट देके हम सरकार बनाते हैं, चुनते हैं, वही संविधान में संशोधन करते हैं। उसके एग्जीक्यूशन कौन करते हैं? प्रशासनिक अधिकारी, है ना। और उस पर दृष्टि कौन रखती है? न्यायपालिका। अब न्यायपालिका में कॉलेजियम में भी पॉलिटिशियन घुस गए। आप देख रहे हैं मुरलीधरन जी को रातों रात हटा दिया गया और 2 महीने उसकी तारीख कितनी लंबी दे दी गई। आप सोचिए कि जब ये सबसे पावरफुल पिलर माना जा रहा था, जिसे लेके आप खड़े माइक को,
ये मीडिया, इसकी हालत क्या हो गई। अब जो नेशनल मीडिया है वो नैरेटिव क्या चला रहा है, क्यों चला रहा है, उसकी क्या मजबूरी है, आप समझिए। 2 रुपए में अखबार बिकता है और 30 रुपए में छपता है। 28 रुपए एक अखबार का नुकसान। कोई अखबार चला रहा है 50,000, 5 लाख, वो बोलता मैं छापता हूँ, इतना नुकसान कहाँ से कवर होगा। प्राणवायु कौन देता है उसको, सरकार। और सरकार किसकी है। अमित जी की बात बोलते हैं, भैया पेट पे लात मारूं नहीं, तो जैसा हम बोल रहे हैं हमारी ये पेड न्यूज़ आ रही है, इसको चलाओ, इसका नैरेटिव बनाना है। वो दोनों पक्के घाघ हैं पॉलिटिक्स के। कौन कौन, नरेंद्र भाई और अमित जी। वो अच्छे से जानते हैं कि सारा गुस्सा 48 घंटे में काफूर हो जाएगा। कितने भी मारकाट, ये तो कुछ भी नहीं है। गुजरात में कितने लोग मरे, यहाँ तो अभी 40-50 के अंदर ही घूम रहा है ना आंकड़ा, वहाँ तो 1000 लोग, वो सरकारी आंकड़ा बोल रहा है। और अनऑफिशियल आपको पता नहीं है, मैं IPS IAS में ट्रेनिंग देता हूँ लंबे समय से। ऑफ द लाइन कितने लोग मरे आप हिसाब नहीं लगा सकते। देखिए वो आदमी, अगर आप डोभाल साहब का पूरा उनका लेक्चर सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। ये सारी शक्ति की लड़ाई, वो चाहता कि मैं इतिहास में ऐसा दर्ज हूँ शक्ति पुंज बन के कि नरेंद्र इतना महान नायक था भारत का। ये तो सब थोड़े दिनों में 48 घंटों में सब भूल जाएंगे लोग। कौन याद रखेगा इसको। इतिहास किसको याद रखेगा, नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री था, ऐसा प्रधानमंत्री था, ऐसा अलौकिक दिव्य शक्तियों का खजाना था उसके पास। महात्मा गांधी के बाद सबसे लंबी रेखा उसने खींची थी शक्ति के बल पे। वो ये भूल रहा है। महात्मा गांधी ने त्याग के बल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई पूरी दुनिया में। जाफराबाद में जिस तरीके से दंगे हुए, शिव विहार में, वहाँ इन सारे बवाल के बीच में हमें एक चीज़ ये देखने के लिए मिली कि जहाँ हिंदू समाज के लोग थे उन्होंने मुसलमानों को जो है बचाया, जहाँ मुसलमान थे उन्होंने हिंदुओं को बचाया, एक दूसरे को कहीं ना कहीं बचाते हुए नज़र आए। और जो धार्मिक स्थान थे, देखने में यह है कि एक भी मंदिर जो था वो कहीं पर भी एक उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। लेकिन ये भी तस्वीरों में साफ देखने के लिए मिला कि मस्जिद और मज़ार को जो है निशाना बनाया गया। तो इसको किस तरीके से देखते हैं कि जो नफ़रत थी वो किस तरीके से जो है लोगों के दिमाग में, दिलों में ये डाल दी गई है, लेकिन इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। मेरी दृष्टि में ये प्रश्न अनुचित है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, ये तोड़ने की साजिश है देश को। ये कहने की जरूरत क्या है। देश भारतीय संविधान से चलता है ना, किन पंथों से चलता है। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे से तो नहीं चलता ना, ये देश संविधान से चलता है। तो ना मैं हिंदू बनूं ना तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं तुम भी इंसान बनो, उसकी ज़रूरत है। अब ये टारगेट तो वोट की राजनीति के लिए किया जा रहा है। आप समझिए उन्होंने किस वादे के साथ सत्ता हासिल की थी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम रोज़गार देंगे 2 करोड़, 15 लाख रुपए हर खाते में पहुंचाएंगे हैं, और 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, देश में कानून व्यवस्था को ऐसा लाएंगे हैं, और रुपए की कीमत बढ़ाएंगे डॉलर की कंपेयर में। तो सब हो गया। अब नहीं हुआ तो अब जनता के दरबार में कैसे जाए, किस मुख से जाए। तो जनता को इतना उलझा दो कि वो प्रश्न पूछना ही भूल जाए। वो कह दे साहब आप तो हमें शांति से जीने दो, रोटी हम कमा लेंगे, आप ये चिंता छोड़ो। तो ये ध्यान भटकाने की कोशिश। तो सरासर ये जो है स्वामी अशरनंद जी ने जो बताया है, ये सरासर ध्यान भटकाने की कोशिश है। और सिर्फ जो भी ये देश के अंदर माहौल पैदा किया जा रहा है, ये सिर्फ वोट की राजनीति है। और पूरी आवाम को, पूरे देश के आवाम को ये सोचने की ज़रूरत है और इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ वोट की राजनीति है। और इस वोट की राजनीति के चक्कर में पड़ के अपने आप को, अपने आसपास पड़ोस को और नुकसान होने से बचाएं। और आपस में जो नफ़रतें जो फैलाई जा रही हैं और फैलाने का जो मकसद है दूसरे लोगों का, राजनीतिक लोगों का, उससे बचने की ज़रूरत है।